डिस्कस कर रहे हैं और उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे मसल, तो पहले हमें कोई भी स्केलेटल मसल को कांटेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपने कंसल्ट सेंटर से मैसेज भेजना होगा, कंसल्ट सेंटर से फोरग्राउंड से मैसेज, वो मैसेज इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे आएगा। जब ये डिपोलराइज होता है एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जब डिपोलराइज होता है तो यहाँ पे एक चैनल है जिसका नाम है कैल्शियम आयन चैनल। यहाँ पे कौन सा चैनल है, कैल्शियम आयन चैनल। ये कैल्शियम आयन चैनल बंद रहता है, बिफोर डिपोलराइजेशन ये क्या रहता है, क्लोज रहता है, और जैसे ही ये डिपोलराइज होता है, कौन सा, साइनेप्टिक नॉब्स, कैल्शियम चैनल विल ओपन। तो हम लिखेंगे एज द, बताइए पेन आपका, एज द impulse reaches to किस पे, reaches to receptor, reaches to receptor of skeletal muscle cell, skeletal muscle cell, as the impulse reaches to skeletal muscle cell, क्या होगा बताओ भाई, तो there is opening of, अरे सॉरी, तो impulse reaches to synaptic knob, कहाँ पे, साइनेप्टिक, इसको साइनेप्टिक नॉब ही नहीं कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब, देयर इज ओपनिंग ऑफ विच चैनल, कैल्शियम आयन। अब क्या होगा सुनो, इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल, इस कैल्शियम आयन चैनल के खुलने से क्या होगा बताओ, एक आप लोगों को मैं बहुत राज की बात बता रहा हूँ जिससे जिंदगी भर याद रखना और एक दूसरे से बताते रहना। क्या, हमारे हर एक एनिमल सेल में, कोई भी एनिमल सेल को अगर ले लो तो उसके अंदर पोलराइज्ड स्टेट में, कौन से स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट में, अंदर में क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है, बाहर में क्या होता है, सोडियम एंड कैल्शियम। तो इसको याद करने का एक निमोनिक है, सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इन अ सी ऑफ सोडियम एंड इन रेस्टिंग स्टेट। कोई सा भी सेल, चाहे मसल सेल हो, चाहे न्यूरोनल सेल हो, चाहे कोई भी सेल, हर सेल में, सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इन अ सी ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। बाहर में सोडियम कैल्शियम तो सी हो गया समुद्र सोडियम कैल्शियम का, और उसमें क्या है, उस सेल के अंदर क्या है, पोटेशियम। तो ये सेल है, इस सेल के बाहर में यहाँ पे क्या है, कैल्शियम, और अंदर में कैल्शियम बहुत कम है रिलेटिवली। अब जब ये चैनल खुलेगा तो बाहर से अंदर कैल्शियम जाएगा कि अंदर से बाहर आएगा, जहां बाहर से अंदर। तो एक निमोनिक आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, ये जिंदगी भर काम आएगा, आपको पीजी एंट्रेंस में भी काम आएगा कि सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम, हर एक सेल प्रेजेंट इन सी ऑफ सोडियम आयन एंड कैल्शियम। अब देखो तो क्या होगा इससे, कैल्शियम आयन विल इंटर इनटू साइनेप्टिक। इसमें किसी को कोई तकलीफ, बोलो, अगर मान लो किसी के इंटरसेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम कम है तो कैल्शियम जाएगा ही नहीं, तो कैल्शियम बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसमें, मसल कॉन्ट्रेक्शन में, और कैल्शियम नहीं जाएगा तो आगे का कारोबार ही नहीं होगा। क्या कारोबार नहीं होगा, सुनो, तो जैसे कैल्शियम अंदर घुसा, ये कैल्शियम जाके किससे फ्यूज होता है, साइनेप्टिक वेसिकल के मेम्ब्रेन्स। तो लिखेंगे दिस कैल्शियम विल फ्यूज, दिस नहीं, एक थोड़े, दिस कैल्शियम will fuse with, these calcium will fuse with क्या, these calcium will fuse with membrane of
साइनेप्टिक वेसिकल। इससे क्या होगा बता? साइनेप्टिक वेसिकल उछाल मारने लगे, आई हैव ए कैल्शियम, आई हैव ए कैल्शियम एंड आई विल मूव टुवर्ड्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। कहां पर मूव करेगा? प्री साइनेप्टिक। इसको कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको क्या कहेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। याद होगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इसको क्या कहेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। These calcium will fuse with membrane of synaptic vesicle। ये क्या करेगा बोलो? These calcium will fuse with membrane of synaptic vesicle। और इसमें क्या रिलीज होगा बोलो? These calcium will fuse causes movement of, लिखो मूवमेंट का स्पेलिंग पता नहीं सही, causes movement of synaptic vesicle towards, बोलो, presynaptic membrane and release of न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? कौन सा? एसिटाइल कोलिन टुवर्ड्स, बोलो, टुवर्ड्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इन टुवर्ड्स क्यों? इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कौन से क्लेफ्ट में? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। किसमें? तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या रिलीज करेगा बोलो? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। किसी को कोई दिक्कत? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए, आगे बढ़े। अब देखो, causes movement of synaptic towards the presynaptic membrane and release of neurotransmitter acetylcholine in synaptic cleft। क्या होगा इससे? ये जो है ना, ये आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अब किससे आके अटैच होगा बोलो? किससे? रिसेप्टर्स। किससे अटैच होगा? रिसेप्टर्स। कोई दिक्कत? और ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? तो एसिटाइलकोलिन। हमेशा एसिटाइलकोलिन। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमेशा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पांसिबल है? ये भी क्वेश्चन आता है। फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल सेल ऑलवेज व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पांसिबल? एसिटाइलकोलिन। याद रखो, याद रखना, हमेशा स्केलेटल मसल सेल किससे कॉन्ट्रैक्ट होता है? कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के रिस्पांस में? एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत है, लेकिन किस न्यूरोट्रांसमीटर के रिस्पांस में कॉन्ट्रैक्ट होता है हमेशा? एसिटाइलकोलिन। अब ये एसिटाइलकोलिन क्या करता है? इस रिसेप्टर पे वर्क करता है। इससे क्या होगा? तो नेक्स्ट इसके आगे लिखेंगे एरो लगा के, इसी में मैं ये लिख लिया, लिख लिया। तो इसमें आगे लिखेंगे एरो लगा के, these neurotransmitter bind to, these neurotransmitter का मतलब एसिटाइलकोलिन bind to receptor, bind to किस पे? रिसेप्टर। किस पे? bind to receptor of, bind to receptor of, bind to receptor, these neurotransmitter acetylcholine bind to receptor of which membrane? Cell membrane। these neurotransmitter bind to receptor of cell membrane। इससे क्या होगा? leading to, yes, depolarization of post synaptic membrane एंड टी ट्यूब्यूल्स। देखो क्या होता है ना, रिसेप्टर के एकदम एडजेसेंट होता है कौन सा? वो डिप्रेशन वाला है टी ट्यूब्यूल्स एंड टी ट्यूब्यूल्स। हालांकि टी ट्यूब्यूल्स आपके बुक में कहीं एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है। तो टी ट्यूब्यूल्स और टी ट्यूब्यूल्स के बगल में क्या रहता है अंदर में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से सुनो, क्या रहता है उसमें? स्मूथ, याद करो, इसीलिए ये बात होता है। तो दोनों क्या होता है डिपोलाइज, सुनो तो बता।
तो आपका ये डिप्लॉय होगा, साथ साथ ये टी ट्यूबुल जो डिप्रेस एरिया नहीं ये पूरा और इसके अंदर में नीचे में अंदर में इनसाइड क्या है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, कोई दिक्कत क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है भाई, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? तो इसमें क्या था, कॉजेज मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर स्टाइल इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कौन सा क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कौन सा क्लेफ्ट में बेटा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। कोई दिक्कत आपको बताइए। अब उससे क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हो गया किसका, इन सब का। और डिपोलराइजेशन हुआ ना तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, रिलीज किया कैल्शियम किसके अंदर में, सार्कोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल सेल। तो अब देखो, दिस लेड टू रिलीज ऑफ कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म इन सार्कोप्लाज्म फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है, सार्को। दिस लेड टू रिलीज ऑफ कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किससे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दिस लेड टू रिलीज ऑफ कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज करेगा बता, कैल्शियम। क्या रिलीज करेगा, कैल्शियम। This led to release of calcium in sarcoplasm from sarcoplasmic रेटिकुलम। इसके आगे क्या होगा सुनो, तो कैल्शियम का रिलीज करेगा किसमें, सार्कोप्लाज्म। इसमें सब तरफ कैल्शियम कैल्शियम। सार्कोप्लाज्म के अंदर ऑलरेडी मैग्नीशियम होता है, सार्कोप्लाज्म में ऑलरेडी मैग्नीशियम होता है। अब ये बताओ, अब हमारा ये स्केलेटल मसल सेल है, इस स्केलेटल मसल सेल में ध्यान से देखना, ये स्केलेटल मसल सेल है और इस स्केलेटल मसल सेल में ये है आपका थिक मायो, ठीक है, और इससे निकला क्या, क्रॉस आर्म। कौन सा आर्म, क्रॉस। ये क्या है, उसका है। और यहां पे है जी एक्टिन, और ये जी एक्टिन किससे बंद है, तो ट्रोपोमियोसिन से और प्लस ट्रोपोनिन आई से। और ये क्या है, ट्रोपोनिन सी। ये क्या है, ट्रोपोनिन टी, क्या है, ये ट्रोपोनिन आई और ये ट्रोपोनिन सी। अब यहाँ पे कौन सा साइट है, तो ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये कौन सा है, मियोसिन बाइंडिंग साइट। और यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे है एटीपीएस, क्या, एटीपीएस ऑब्लिक एडीपीएस प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपीएस प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या एटीपीएस, सॉरी एटीपी या तो एडीपी और इनऑर्गेनिक। तो रिलैक्स स्टेट में यहाँ पे क्या बना रहता है, एटीपी। ध्यान रखना, अगर एक स्केलेटल मसल रिलैक्स है, बड़े से कैपिटल लेटर में लिखो, इन अ रिलैक्स स्केलेटल मसल सेल मियोसिन हेड बाइंड विथ एटीपी, एडीपी नहीं, इन अ रिलैक्स मसल सेल, कैपिटल लेटर में नोट करके लिखो, इन अ रिलैक्स मसल सेल, रिलैक्स मसल सेल, इन अ रिलैक्स मसल सेल, क्या, इन अ रिलैक्स मसल सेल, क्या लिखेंगे, इन अ रिलैक्स मसल सेल, क्या मैं बता रहा था, हाँ, मियोसिन हेड, मियोसिन हेड बाइंड विथ, हेड बाइंड विथ किसे, एटीपी और एडीपी,
ATP, not ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, नॉट ATP, ADP प्लस इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे ये क्या बधा हुआ है, यहाँ पे बधा हुआ है ATP, कोई दिक्कत। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है आप सबको मालूम है, ATPase। और ये ATPase एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव है। इसकी एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो ऑलरेडी सार्कोप्लाज्म में था, मैग्नीशियम तो ऑलरेडी हमारे सार्कोप्लाज्म में है, लेकिन अकेले ये मैग्नीशियम इसकी कोफैक्टर नहीं है, इसको चाहिए मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या रिलीज कर दिया? कैल्शियम। तो अब मिल गया कैल्शियम। अब बताओ मैग्नीशियम और कैल्शियम मिल गया और यहाँ पे एटीपी है, तो यहाँ की एटीपी का क्या करेगा? तोड़ नहीं देगा, तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? तो अब आ जाओ वापस, यहाँ पे क्या होगा, इसमें आगे एरो बना के लिखेंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं, क्या लिखेंगे? कैल्शियम, बहुत सारा कैल्शियम है, ये कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। भाई बहुत सारा कैल्शियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों क्या करेगा? एक्टिवेशन ऑफ क्या? एटीपीएस। उससे क्या होगा? एटीपी किसमें टूटेगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि वहां बढ़ जाएगा और क्या रिलीज होगा? एनर्जी। होगा कि नहीं? कुछ कैल्शियम कहां आगे बढ़ेगा? ट्रोपोनिन सी पे। कैल्शियम दो जगह डुअल काम कर रहा है, एक कैल्शियम तो एटीपीएच को एक्टिवेट कर रहा है और कुछ कैल्शियम कहां पे आके बढ़ेगा? ट्रोपोनिन सी, इसीलिए नाम है ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन टू बाइंड विद कैल्शियम, इसलिए नाम है इसका ट्रोपोनिन। और तो लिखेंगे कैल्शियम साइमल्टेनियसली, ये दोनों काम होगा साइमल्टेनियसली। एक तरफ तो ये काम और दूसरी तरफ कैल्शियम बाइंड विथ, बोलो, ट्रोपोनिन सी। Calcium bind with which? Troponin C and causes unmasking of, देखो जैसे इसमें कैल्शियम बढ़ता है ना, ये खत से यहां से हट जाता है। कैसे हटता है? बांधने के बाद उसमें हलचल मचा देता है और एनर्जी जो रहता है ना वो उसको हटा देता है। कैल्शियम उसमें हलचल मचा देता है और जो एनर्जी रिलीज हो जाता है मेनली कैल्शियम के बढ़ने से ही वो अलग हो जाता है। तो कैल्शियम बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम हियर इज कॉल्ड अनमास्किंग ऑफ मियोसिन बाइंडिंग। जैसे यहाँ पे कैल्शियम बढ़ेगा ये यहाँ से हट जाएगा। तो कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन एंड कॉजेज अनमास्किंग ऑफ मियोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ G-actin. Which actin? Myosin binding site of which actin? G-actin. Calcium bind with troponin and causes unmasking of myosin binding site of G-actin. इससे क्या होगा? अब ये हट गया, अब यहाँ पे साजन है बेकरार, मिलने को है साजन है, उस पार मिलने को है दिल बेकरार। तो साजन इधर है और इसका दिल बेकरार है, बीच में दीवार है, चाचा और पापा का, समझ रहे बात? तो ये हटा और ये दोनों सता। कैसे? तो ये दोनों एक दूसरे से मिलने को बेकरार था, लेकिन बीच में किसका था? चाचा। पुरानी मूवी नहीं देखे? अरे आमिर खान की पहली मूवी कौन थी? हम है क़यामत से क़यामत तक। तो उसमें देखो बाप और चाचा जो है ना, किसका? जूही चावला का, बीच में दीवार बना हुआ है, बाद में दोनों सुसाइड कर लेता है। देखा है क़यामत से क़यामत तक? ठीक है ना, उसमें दोनों हीरो हीरोइन दोनों सुसाइड कर लेता है बाद में, पहाड़ से कूद के जान दे देता है। आमिर खान और जूही चावला की फर्स्ट मूवी थी, ठीक है ना। तो पापा और चाचा दीवार बना हुआ था, तो यहाँ पे दीवार कौन बना हुआ है? ट्रोपोमियोसिन क्या? चाचा, और ट्रोपोनिन आई पापा। और इस दोनों को अलग करने वाला कौन है? तो एक है प्यार का शाहरुख खान, वो इसको अलग करता है, ठीक है ना। मोहब्बत का शाहरुख खान अलग कर देता है, कौन? कैल्शियम। और अलग हो गया, ये दोनों एक दूसरे से चिपक गया, बिल्कुल बेचैन है चिपकने को। और इसको चिपकाने में कौन हेल्प कर रहा है? ये रिलीज एनर्जी। अरे भाई पैसा होगा तब ना लड़की लड़का बस से भागेगा, ट्रेन से भागेगा रे। तो पैसा क्या है? एनर्जी। तो दिस एनर्जी and this effect causes binding of
मियोसिन हेड विथ किससे, एफ एक्टिन जी एक्टिन विथ मियोसिन हेड विथ जी एक्टिन। बस यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कर दिया है, समझ रहे हो ना बात को, मैंने शॉर्ट में कर दिया मियोसिन हेड विथ जी एक्टिन। अब इसका साइट नहीं नाम लिखा है कि एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मियोसिन एंड मियोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ जी एक्टिन, हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया। खाली ये नहीं, अब बस में चढ़ा थोड़ी दिया, पैसा है पॉकेट में लड़का के, लड़की अपने मम्मी का जेवर चोरी करके लाई है, लड़का अपने बाप का तिजोरी खाली करके लाया है। होता है, रियल में भी होता है, फिल्मों में भी होता है, दोनों जगह होता है खूब होता है, तुम्हें नहीं मालूम। आजकल तक गांव की लड़कियां सब भाग जाती है और अपने माँ का जेवर चोरी करके, लड़का सब क्या करता है, बाप का गला चोरी करके दुकान में से, खूब होता है। तुम लोग ये सब काम मत करना, ठीक है ना। हाँ देखो, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब चोरी करके खाली बस में चढ़ा थोड़े, बस को से भागेगा भी तो ये खाली चिपका थोड़े, उसके बाद क्या होगा, ये इधर की दिस एनर्जी कॉजेज मूवमेंट टुवर्ड्स द एम्ब्रियन, खाली बाद में हेल्प नहीं किया, मूवमेंट टुवर्ड्स द एम्ब्रियन। तो causes binding of myosin head with G actin and this complex move towards which line, M line। तो M line की तरफ मूव करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मूव टुवर्ड्स M line। अब आप ईमानदारी से बोलो, जब ये बढ़ रहा था तो यहाँ पे एटीपी था कि एडीपी था, एडीपी था, क्या था, एडीपी था। खुला कर लिया, 500 रुपया 100 रुपया हो गया, 500 से दो सॉरी 500 रुपया में से 400 रुपया हो गया, 100 रुपया खर्चा हो गया, 100 रुपया एनर्जी के फॉर्म में, तो खुला कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब बंधा तो बंधा किस कंडीशन में, जब यहाँ पे एडीपी बंधा हुआ था तब या एटीपी था तब, एडीपी था। ये क्वेश्चन भी आता है कि बाइंडिंग कब होता है, व्हेन मियोसिन हेड हैव एडीपी, व्हेन मियोसिन हेड हैव एडीपी, मियोसिन हेड हैव एडीपी कब बनता है, व्हेन मियोसिन हैव एडीपी, ध्यान रखना। तो ये आपकी बुक में भी है, मैं बताऊंगा, बुक में भी है, मियोसिन हेड हैव एडीपी तभी बाइंडिंग होगा, एटीपी के स्टेट में बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि एटीपी तो खर्च करके वही तो खर्च से बाइंडिंग हुआ है और फिर मूव करेगा। अब यार मूव करेगा यहाँ तक, अब ये सेपरेट कैसे होगा, मूवमेंट हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये देखो, मैं देखो एक करते हैं फिर, तो देखो एंड कॉजेज अनमास्किंग ऑफ ये, अब उसके बाद क्या होगा, ये बाइंड हो जाएगा एंड मूवमेंट टुवर्ड्स द एंड। अब ये बताओ, ये बंधन टूटेगा कैसे, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, अब ये टूटेगा कैसे, हाउ इट विल ब्रेक, मूवमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, पहले थोड़ा सा होगा पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर पूरा हो जाएगा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत। ऐसे ही क्या होता है ना, एक्चुअल में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पहले थोड़ा सा मूव करेगा, फिर पूरी तरह से मूव कर जाएगा, तो इस तरह से मसल, और क्या मूव कर रहा है, तो सार्कोमियर, इसीलिए सार्कोमियर कहते हैं यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस डायग्राम को देखो, यहाँ अलग अलग है, अब देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ अलग अलग है, देखो इसमें क्या बंधा हुआ है, एटीपी, और जैसे बंधा यहाँ पे क्या है, मूवमेंट हो रहा है, क्या है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अभी भी एडीपी और इनऑर्गेनिक, और जैसे ये सेपरेट होगा फिर से उसमें क्या मर जाएगा, एटीपी। तो सेपरेट सुनो, अब अभी जितना दिमाग जितना बोल रहा हूं उतना सुनो, ये अभी अलग अलग था, यहां पे आके एटीपीएच ने एक्टिविटी शो किया कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, एटीपी किसमें टूट गया, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब इस पे बंधा और तब तक वो जो एनर्जी था वो इसको दोनों को चिपका दिया, चिपकाने के बाद पार्शियल मूवमेंट कराया, कंप्लीट मूवमेंट, जैसे कंप्लीट मूवमेंट होगा ना तब तक स्केलेटल मसल सेल के अंदर, किसके अंदर, स्केलेटल मसल सेल के अंदर लगातार रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक एंड अनएरोबिक, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट है तो कौन सा होगा, एरोबिक, ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा, अनएरोबिक, एरोबिक हो या अनएरोबिक, एटीपी तो प्रोड्यूस होगा ना, तो फिर से ठीक ठाक अच्छा खासा एटीपी पैदा हो जाएगा, और जब एटीपी आएगा ना तो ये एटीपी यहाँ पे जो एडीपी था ना, यहाँ पे मान लो एडीपी था, अब देखो ये चीज है, ये हेड है, इस हेड में दो, इस पे क्या बन सकता है, इस पे एडीपी भी बन सकता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी, और इस पे बन सकता है एटीपी भी, और इसको पसंदीदा खाना कौन है, तो जब एटीपी रहेगा तो एटीपी को क्या भाग ऐसे हम किसको मानेंगे, तो जैसे जैसे ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तक नया एटीपी बन चुका है, क्या बन चुका है,
नया एटीपी बन चुका है। और ये एटीपी क्या करता है, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये एटीपी क्या करता है, इस एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहाँ से भगा देता है, निकाल देता है और अपने जाके वहां पे अटैच, तो ये निकलता हुआ दिखा। और जैसे एटीपी वहां पे बढ़ेगा खत से टूट जाए। ये कहानी हमने क्यों बताया, फिर जैसे लड़का को फिर से पैसा बहुत आएगा, लड़की को फिर से लगेगा कि यार इसे स्मार्ट लड़का मिल गया, इसे ज्यादा पैसा वाला मिल गया, दोनों एक दूसरे को छोड़ दो और फिर नया बाइंडिंग हो जाए। यही चीज हो रहा है यहाँ पे। जैसे इसको एटीपी मिलेगा ये बावला हो जाएगा, है अब तो ये पुरानी सामान हो गई, इसके साथ नहीं रहेंगे, अब दूसरे के साथ रहेंगे। समझ रहे बात को, ये बात समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझ ना, इसमें कोई हंसी लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात एकदम समझने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे इस पे एटीपी अटैच होता है इमीडिएटली, तो हाउ दिस कॉम्प्लेक्स ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। इसको क्या कहते हैं, जब ये बनता है तो इसको इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रॉस ब्रिज। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के दौरान, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के दौरान मियोसिन हेड पे क्या रहता है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्रॉस ब्रिज मूवमेंट के दौरान उसके हेड पे क्या रहता है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक। और क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग के दौरान उसके हेड पे एडीपी और इनऑर्गेनिक को कौन भगाता है, एटीपी। तो क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग रिक्वायर एटीपी। मैं ऐसे मर गया, ऐसे मर गया, अब सुनो, मैं ऐसे ही मर गया। अब जब मर गया तो क्या मेरा रेस्पिरेशन हो रहा है, एटीपी बन रहा है, अब लो, अब तुम लोग ले गए मुझे उठा, अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टेड था, अब यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो ब्रिज बना हुआ है, क्रॉस ब्रिज टूटेगा नहीं, टूटेगा, एटीपी होगा तभी नहीं। अब तुम्हारा हाथ सीधा कर, सादिक सर तो बड़ा आंकड़ू है रे, मरने के बाद भी अपना हाथ सीधा नहीं कर रहा है, कहोगे कि नहीं कहोगे, तो क्यों अक्रू मैं नहीं हूं, वो क्रॉस ब्रिज नहीं टूट रहा है, क्या नहीं टूट रहा है, क्रॉस ब्रिज नहीं टूट रहा है। फिर देखोगे मरा हुआ आदमी का पैर सीधा, कभी देखा मरा हुआ आदमी का हाथ पैर सीधा करते आवाज आता है, तो फिर बहुत ताकत लगा के तोड़ता है, बहुत ताकत लगा के लोग सीधा करता है, जब सीधा करता है ना प्रक प्रक आवाज, ऐसा लगता है कि बोन टूट रहा हो, हमने देखा है। जैसे मारा हुआ कोई ऐसे मर गया ना तो वो ऐसे ही मुड़ा रहेगा, अब वो सीधा ही होता है, फिर बहुत ताकत लगा के ऊपर पैर रख के सीधा किया जाता है, तो बहुत तेज आवाज आता है, तो लोग कहता है देखो कितना जालिम इंसान होता है, देखो जब तक जिंदा था कितना उसका रिस्पेक्ट है। पैर नहीं टूटता, हाथ भी नहीं टूटता, वो क्रॉस ब्रिज टूटता है। इसीलिए क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग रिक्वायर एटीपी। लिख लो, बड़े अक्षरों में लिखो, क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग रिक्वायर क्या, बोलो क्या चाहिए, एटीपी। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन आल्सो रिक्वायर एटीपी, क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग आल्सो रिक्वायर एटीपी। दोनों को किसकी जरूरत होती है, एटीपी की। क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग आल्सो रिक्वायर एटीपी, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एटीपी यहाँ पे क्या पैदा कर रहा है, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी पैदा कर रहा है एटीपी जब आके अटैच हो रहा है। मैंने बात को ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे एटीपी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के दौरान एटीपी अगर नहीं टूटता, एनर्जी नहीं पैदा होता, तो क्या क्रॉस ब्रिज बनता, क्रॉस ब्रिज मूव करता, क्रॉस ब्रिज फर्दर मूव करता। लेकिन क्रॉस ब्रिज के ब्रेकिंग के लिए भी एटीपी रिक्वायर्ड है, लेकिन क्या यहाँ एनर्जी पैदा हो रहा है, एनर्जी पैदा हो रहा है नहीं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी की जरूरत है, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, मसल रिलैक्सेशन में एटीपी की तो जरूरत है लेकिन एनर्जी की जरूरत नहीं, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, लेकिन बोथ रिक्वायर एटीपी, लेकिन वन केस एनर्जी इज रिलीज, इन अदर केस नो एनर्जी इज रिलीज। तो बोथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिक्वायर एटीपी, बट मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एक्टिव प्रोसेस एंड मसल रिलैक्सेशन इज, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ए बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, बोथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन क्या है, रिक्वायर एटीपी, बट कॉन्ट्रैक्शन इज बिकॉज देयर इज अ एटीपी ब्रेकिंग, हियर रिलैक्सेशन में क्रॉस ब्रिज टूटता है तो एटीपी की जरूरत होता है नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना, लिखो बोथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मरने के बाद वैसे इसीलिए तो वो काम होता है जो हमने बताया, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिक्वायर एटीपी। एटीपी, बट
बोथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिक्वायर एटीपी, बट सुनो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्शन इज विच प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, एंड रिलैक्सेशन इज पैसिव प्रोसेस। तो ये बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि एटीपी में दोनों की जरूरत है। एटीपी का मतलब नहीं है, एनर्जी का मतलब है। ये सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है। अब इसको कहते हैं क्या, ये स्टेजेस ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रखिए। देखो ये क्या है, ये रिलैक्स स्टेट में है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्म, पार्शियल मूवमेंट, कंप्लीट मूवमेंट। कंप्लीट मूवमेंट के बाद क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, यहाँ पे एटीपी फिर से रिप्लेस कर, फिर से टूट जाए। अब ये बता, ये अलग हो गया, ध्यान से सुन, जब ये अलग हो गया, ये समझाने वाला टॉपिक, जब मान लो ये अलग हो गया, ये यहाँ से हम होके आ गया, सपोज कहाँ से काम होके आ गया, कहीं है ना, हाँ ये मान लो ये सब इधर से इधर, तो जब ये अलग हो गया तो ये वापस ये कैसे आए, अपने आप कैसे आएगा भाई, एनीवन कैन गिव द आंसर। भाई ये टूट गया तो वापस कैसे आएगा, हु विल गिव द आंसर, ही और शी हैव अ ग्रेट ब्रेन, more than Einstein, not more than Einstein, but he or she have a great brain। हाँ बोलो, कुछ आ रहा है भाई, ये टूट गया, ठीक है, ये इधर यहाँ तक पहुंच चुका था, ये यहाँ तक पहुंच चुका, अब टूट गया तो ये वापस इधर कैसे चला जाएगा, ये वापस ये इधर कैसे चला जाएगा, बताओ एनीवन। इसका आंसर तुम्हारा सबके दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत आसान है। ये बताओ, ये जेट लाइन है, इलास्टिक है कि नॉन इलास्टिक, और इलास्टिक चीज को खींच के लगाए हुए हैं, तो इलास्टिसिटी की वजह से वापस आ जाएगा, किसकी वजह से वापस आ जाएगा, और इलास्टिसिटी की वजह से वापस आएगा, तो पैसिव होगा कि एक्टिव हुआ, पैसिव हुआ। तो ये वापस जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ जेट लाइन, इसीलिए जेट लाइन इलास्टिक फाइबर का बना होता है। समझ गए बात को, ये बात आपके बुक में नहीं है, लेकिन यू मस्ट नो दिस थिंग। ब्रेक हुआ लेकिन वापस जो होगा वो बिकॉज ऑफ इलास्टिक रिक्वायर। तो लिखेंगे, एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, मसल कम इनटू रिलैक्स पोजीशन, मसल से कम इनटू रिलैक्स पोजीशन, कम इनटू विच पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन ड्यू टू विच रिक्वायर, बोलो इलास्टिक रिक्वायर। कौन सा रिक्वायर, इलास्टिक रिक्वायर। मसल सेल कम इनटू रिलैक्स पोजीशन ड्यू टू इलास्टिक रिक्वायर ऑफ, बोलो जेट। स्वाइसेन, जेड स्टैंड फॉर स्वाइसेन, जरूरत नहीं है उसे जानने की। जेड का फुल फॉर्म क्या होता है, स्वाइसेन, जर्मन लैंग्वेज, छोड़ दो होता है, सब नहीं जानने की जरूरत। एम स्टैंड फॉर मिकी सेप, ये भी जर्मन, तो ये सब जरूरत नहीं है आपको जानने का, बस इतना याद रखो जेड लैंग्वेज। कोई दिक्कत। अब देखो आप लोग के एनसीईआरटी बुक में क्या लिखता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। ये डायग्राम अच्छे समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो, अच्छा मोटर इन प्लेट नहीं तुम लोग को बताया, मोटर इन प्लेट क्या होता है, तो ये इसको हम कहते हैं, देखो आपके बुक में मोटर इन प्लेट एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को एक ही चीज लिख दिया है, क्या लिखा है, तो दिस इज द मोटर इन प्लेट, और मोटर इन प्लेट, और ये क्या चीज है, मोटर इन प्लेट। ये क्या चीज है, मोटर इन प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या चीज है, मोटर इन प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस पूरे को कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड द रिसेप्टर, दे आर कंबाइनली नोन एज मोटर इन प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कोई दिक्कत, मोटर इन प्लेट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम क्या है, मोटर इन प्लेट। कंप्लीट हटाओ आलतू फालतू चीजें। मैकेनिज्म ऑफ बेस एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग, व्हिच स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। कोई दिक्कत। Muscle initiated by signal send the CNS via motor neuron, motor neuron along with muscle fiber connect to it constitute of motor unit। motor unit क्या होता है अभी मैं बताता हूँ उसको आगे। द जंक्शन बिटवीन, मोटर यूनिट के बारे में अभी मैं बताता हूँ, पहले ये आगे क्या लिखा है।
ये क्या होता है? द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द सार्कोलेमा मसल सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर इन प्ले। मोटर यूनिट भी आगे बताऊंगा। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीजेस एन एसिटाइलकोलिन एक्शन इन द सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन। This is spread through the muscle fiber and causes a release of into the increase in calcium level, lead to binding of calcium with a subunit of troponin on actin filament and thereby remove the masking of active site of utilizing the energy from ATP hydrolysis. The myosin now bind to exposed, बिना एनर्जी के वो बंधेगा नहीं, एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, और उसी एनर्जी के जरिए this pulls the that energy pulls the attached actin filament towards the center of A band, किसमें? M line की तरफ। किसकी तरफ? center of A band का मतलब M line, center of A band का मतलब M line। The Z line attached to these actin are also pulled inward by causing the shortening of sarcolemma। Z line नहीं move करेगा इधर sarcolemma, that is a contraction। It is clear from the above step that during the shortening of muscle contraction the I band get reduced whereas the A band retain the length, लेकिन A band का अपीयरेंस चेंज होता जाएगा। The myosin release the ADP and go back into relaxed state। कौन से state? Relaxed state। A new ATP bind and the cross bridge broken। कोई दिक्कत? The ATP is again and बार बार ये काम होता रहेगा, जितनी बार हमने यूं यूं कहा है हर बार ये काम हो रहा है। सोचो इतना सारा काम कितना कम टाइम, कितना कम टाइम। अल्लाह के बड़ा कोई इंजीनियर है? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट इंजीनियर, उनसे बड़ा कोई इंजीनियर है? सोचो, ये सोच भी नहीं सकते, उतना काम हमने बोल दिया, उतना देर में तुम एक चीज नहीं सोच सकते, उतना देर में ये काम होता है हर बार। सच पता, गॉड, देखो ये बात तो तय है कि गॉड है, एकदम तय है, नहीं तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड ऐसे नहीं चल रही होती। एकदम ये तय है कि गॉड है और सबको अपने पापों का प्रायश्चित करना है, सबको अपने पापों की भुगतान करनी है, ये बात जान लो। बी अवेयर फ्रॉम द पाप। The ATP is again hydrolyzed by the myosin and the cross bridge formation and breakage are causing the continue till the calcium are pump। अब देखो इसकी आगे की कहानी भी मैं बताता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले मोटर यूनिट समझो। मोटर यूनिट क्या होता है? देखो हम लोग के बुक में चूंकि बहुत डिटेल में नहीं दिया, मुझे ध्यान नहीं था कि मोटर यूनिट दिया हुआ, नहीं तो मैं पहले ही बताया था। देखो एक टर्म है मोटर यूनिट। मोटर ये एक न्यूरॉन है और एक न्यूरॉन, और देखो ये है स्केलेटल मसल सेल, ये है स्केलेटल मसल सेल। ये है स्केलेटल मसल सेल, ये भी है स्केलेटल मसल सेल। अब एक न्यूरॉन और उससे जितना स्केलेटल मसल को सप्लाई होगा, ये कंप्लीटली कंबाइन अ वन मोटर यूनिट, इट इज नोन एज वन। एक न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन और उससे जितना मसल सेल को सप्लाई होगा पूरा क्या कराएगा? मोटर यूनिट। वो क्या कहलाएगा? मोटर यूनिट। दो तरह का मोटर यूनिट था, सिंगल मोटर यूनिट, मल्टी मोटर यूनिट। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मोटर यूनिट का मतलब सुन लो, अ न्यूरॉन एंड ऑल द मसल सेल सप्लाइड बाय दैट इज नोन एज मोटर यूनिट। सप्लाइड बाय ऑल इज नोन एज मोटर यूनिट। आपके बुक में क्या लिखा है मुझे ध्यान नहीं है, यही बात लिखा है, कुछ और लिखा है? A motor neuron along with the एक मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit। यही बात है, ठीक है ना? तो एक न्यूरॉन और उससे जितना भी सप्लाई होता है क्या? मसल से, उन सबको कंबाइन क्या कहते हैं? मोटर यूनिट। अब दो तरह का मोटर यूनिट है, सिंगल मोटर यूनिट, मल्टी मोटर यूनिट, की सब जरूरत नहीं है आपको जानने का, बस इतना जान लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो हर बार क्या हो रहा है? हर बार कैल्शियम रिलीज हो रहा है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, हर बार जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, हो रहा है कि नहीं? और जब रिलैक्स हो तो वापस वो कैल्शियम कहाँ जा रहा है? ध्यान से सुनो, नींद आ रही है? वो कैल्शियम क्या करता है? वापस क्या होता है? वो कैल्शियम, बेटा सुनो, ये जो कैल्शियम इसमें रिलीज होता है, कहाँ फोटो हुआ है? हाँ, मान लो इसमें जो कैल्शियम आया था ना, ये कैल्शियम कहाँ से आया था? यही सार्कोप्लाज्मिक से तो आया था, और इस कैल्शियम ने क्या किया? सारा कारोबार तो इसी कैल्शियम ने किया ना। अगर कैल्शियम नहीं आया होता तो कुछ होता? तो कैल्शियम इज वेरी क्रूशियल, कैल्शियम इज आल्सो हियर क्रूशियल, कैल्शियम इज हियर क्रूशियल। अब कैल्शियम जैसे रिलीज हुआ तो कैल्शियम ने क्या किया? अनमास्किंग किया, मूवमेंट, एटीपीएच को तोड़ा, सॉरी एटीपीएच को एक्टिवेट किया और उसको मूव किया, सब किया। अब जैसे ही मसल से रिलैक्स होता है, ये कैल्शियम वापस एक्टिवली, ये आपके बुक में नहीं लिखा है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पंप होता है और वो बेचैन रहता है किसको खींचने के लिए? कैल्शियम।
लेकिन जब वो डिपोलराइज होता है कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एडजेसेंट वाला एरिया, तो वहां कैल्शियम रह नहीं पाता उसके अंदर। लेकिन जैसे ही वो डिपोलाइज की जगह, मैंने ऐसे किया तो वो डिपोलाइज हुआ, और जो वापस ऐसे कर रहे हैं तो रिपोलाइज हुआ। जैसे रिपोलाइज हुआ ना, वो एक्टिवली सार्कोप्लाज्म से क्या करता है, कैल्शियम को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये बार बार कैल्शियम रिलीज हुआ और फिर वापस आएगा किसमें, सार्कोप्लाज्म, और फिर रिलीज होगा फिर वापस आएगा। यही बात तो लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है, the process till the calcium are pumped back to the sarcoplasmic cell resulting in the masking of जैसे कैल्शियम बैक जाएगा क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएगा। जैसे कैल्शियम आएगा अनमास्क हो जाएगा। कैल्शियम आया अनमास्क, कैल्शियम गया मास्क, कैल्शियम आया अनमास्क, कैल्शियम गया अनमास्क, मास्क, कैल्शियम आया अनमास्क, और कैल्शियम वापस आया मास्क। समझ में आपको ये सिस्टर्ना का मतलब समझ रहे हो ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ना और जो भी वेसिकल्स वगैरह होता है, कोई दिक्कत। This causes the return of jet line back to their original, that is a relaxation, the relaxation। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत भाई बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो ये पूरा समझने वाला टॉपिक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, एनीवन एनी प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो इस डायग्राम को भी ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस डायग्राम को जरूर ध्यान रखना। क्रॉस ब्रिज यहाँ फॉर्म होता है, यहाँ क्रॉस ब्रिज मूव कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज मैक्सिमल मूव किया और यहाँ पे फिर से रिलैक्स। तो यहाँ इसको नंबर 1 लिख लोगे, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बोर्ड में तो खैर तुम लोग का एग्जाम खत्म हो गया है, जब बोर्ड में भी कभी कभी आता है कि डिस्क्राइब द स्टेजेस इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, तो ये डायग्राम नीट में दे देगा और क्या करेगा, दे देता है और यहाँ पे लिख देगा कि कहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन रहा है, कहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन रहा है, कहाँ पे क्रॉस ब्रिज पार्शियल मूव कर रहा है, कहाँ पे क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था, ये गलती हो गई है एनसीईआरटी बुक में। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन रहा है, यहाँ पार्शियल मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीट मूवमेंट हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज लिखना चाहिए था, गलती है एनसीईआरटी में, और इसको लिखना चाहिए कंप्लीट मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज। कोई दिक्कत, इस बात को ध्यान रखना है, एनसीईआरटी बुक में ये गलत लिख गया है। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, यहाँ लिख लो आप चाहो तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, यहाँ लिख लो पार्शियल मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज, यहाँ पे लिखो कंप्लीट मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज। लिख लो, मैं कहता हूँ नीचे में आप लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो, लिख लोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अभी लिखो, कहाँ है बुक तुम्हारी, बुक में लिख लिया करो बेटा, ठीक है ना। किसी वजह से बोला हूँ ना, आपको ये डायग्राम आ जाता है इस तरह से, लगातार मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं तुम लोग को बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आता है, ये बताओ, मान लो एक इंसान है, उसके बॉडी में एज ए होल कैल्शियम कम है, तो उसके टिश्यू फ्लूइड में भी कैल्शियम कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या उसमें मैथली प्रॉपरली आ पाएगा, नहीं आ पाएगा तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैल्शियम का इंपॉर्टेंस समझो। दूसरा, उसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम कम है, तो क्या उतना कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा जितना होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम इज अ वेरी क्रूशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम इज आल्सो एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम इज आल्सो एसेंशियल फॉर टीथ एंड बोन, कैल्शियम इज आल्सो एसेंशियल फॉर calcified cartilage। तो कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट and most abundant mineral in your body is calcium। आपकी बॉडी में सबसे abundant मिनरल कौन सा, समझ रहे हैं, सोडियम नहीं, आयरन नहीं, मैग्नीशियम नहीं, पोटेशियम नहीं। अब बायोमोलिक्यूल का चैप्टर खोलना और जाके देखना ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा abundant मिनरल है, कैल्शियम। खोल के अभी देख लो, 2 पॉइंट आई थिंक समथिंग है, 5 या क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, कितना है कैल्शियम का अमाउंट, टेबल 9.1, पहला टेबल सबसे अर्थ क्रस्ट के साथ कंपेयर है, अर्थ क्रस्ट के साथ कैल्शियम कितना परसेंट ह्यूमन बॉडी में दिया है, 2.5, 3.6, मतलब 3.6%। देखो सोडियम का कम दिया होगा, सोडियम कितना है 2.1, 2.8, और देखो पोटेशियम है नहीं, बाकी जो भी मिनरल है सब कम है। मैक्सिमम कौन सा है, कैल्शियम। तो ये याद रखना। तो क्यों कैल्शियम जा रहे, खून में कैल्शियम, टिश्यू फ्लूइड में कैल्शियम, मसल सेल के अंदर कैल्शियम, बोन के अंदर कैल्शियम, टीथ के अंदर कैल्शियम, सब जगह कैल्शियम, इसलिए दूध पियो बहुत सारा कैल्शियम है, इसलिए मम्मी बोलते हैं ना दूध पियो बहुत कैल्शियम, ठीक है ना। तो कैल्शियम बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। कैल्शियम के बगैर काम चलना बहुत मुश्किल है, समझ रहे बात को। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन
रिक्वायर कैल्शियम में क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग रिक्वायर कैल्शियम, बताओ, फॉर्मेशन नॉट ब्रेकिंग, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन रिक्वायर कैल्शियम। क्वेश्चन एक करो, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन रिक्वायर, एक ए में एटीपी ब्रेकिंग, बी में कैल्शियम, सी में मैग्नीशियम और डी में ऑल। क्या आंसर होगा? ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये याद रखना, क्रॉस ब्रिज मूवमेंट रिक्वायर, एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी बोथ 2 and 3। बताओ, सोच के बोलना, अरे बोलो मुंह तोड़ देंगे। मूवमेंट, अबे पगली, तुम्हें वहां से मुझे वहां भेजना है, एक क्लट मिलाएंगे एनर्जी उधर चली जाओगी। एनर्जी, बॉन्ड बनने के लिए एडीपी की जरूरत है, मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए? फिजिक्स क्या पढ़े हो रे? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। नहीं पढ़े तो क्या चाहिए? तो फिजिक्स है, ये सिंपल फिजिक्स है, तो एनर्जी। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर रहता कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड मूवमेंट रिक्वायर तो दिखते एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 and 3। ठीक है ना, लेकिन यहाँ के लिए एनर्जी ध्यान रखना है। बहुत क्वेश्चन में से कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, छोटे मतलब आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बस वही होता है ना, क्या होता है ना कि समझने वाला बहुत ज्यादा टॉपिक है, तो बच्चे इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना, अब आ जाओ, हमने आपको रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर में डिफरेंस तो लिखवा दिया था ना, आगे में वही है। देखो, मसल कैन लेट टू कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टू, ये पूरा वही बात है, पढ़ लो आप, वही बात है। रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर, अब देखो कोई, देखो रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। रिएक्शन टाइम का मतलब हुआ कि जब मैसेज आया उसके बाद कितना देर में वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये बताओ, स्केलेटल मसल सेल दो तरह का होता है, रेड मसल सेल एंड व्हाइट मसल सेल, दो तरह का होता है ना, रेड मसल सेल एंड व्हाइट मसल सेल। कौन जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा? व्हाइट मसल सेल। तो रिएक्शन टाइम किसका कम होगा? व्हाइट मसल सेल। ये लिख लो, ये आता है, मैंने भाई हंस में बताया नहीं था। रिएक्शन टाइम ऑफ व्हाइट मसल सेल क्या होगा? लेस इन कंपेयर टू रेड मसल सेल। रेड मसल सेल के कंपेयर में व्हाइट मसल सेल का रिएक्शन टाइम क्या होगा? याद रखना। क्यों कम होता है, वजह मालूम है? तो रेड व्हाइट मसल सेल में बहुत सारा कैल्शियम होता है, और बहुत जब कैल्शियम रिलीज होता है तो बहुत जल्दी काम होता है। दिस इज द रीजन। ठीक है ना, अब ये बाकी हमने सब पढ़ा रखा है, तुम लोग खुद पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है जो हमने नहीं बता रखा है, ऑल द थिंग। अब हम लोग बात करेंगे स्केलेटल मसल सिस्टम की। चलो आप लोग मुझे बताओ, कल ही मैं खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा, हाँ कल ही हो जाएगा। स्केलेटल मसल सेल, स्केलेटल सिस्टम में हम लोग के पास कौन सा स्केलेटल सिस्टम है? इंडोस्केलेटल या एक्सोस्केलेटल? स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, बोलो, इंडोस्केलेटल या एक्सोस्केलेटल? दोनों। नाखून क्या है या बाल क्या है? एक्सोस्केलेटल। तो एक्सोस्केलेटल और दूसरा इंडोस्केलेटल। देखो एक्सोस्केलेटल में क्या होता है? नेल, और क्या होता है? हेयर, और क्या होता है बोलो, और क्या होता है? बस नेल हेयर, इंसान में यही दोनों होता है, और मूव थोड़े होता है। ठीक है ना, इंडोस्केलेटल में बोन, इंसान में मेनली 3 प्रकार के कार्टिलेज होते हैं, कौन कौन से? इलास्टिक, कोलाजन, हाइलिन।
कैल्सिफायर नहीं होता है इंसान में। इलास्टिक कार्टिलेज, कोलेजन कार्टिलेज, इसको येलो इलास्टिक पूरा क्या लिखते हैं, चलो पूरा लिख देते हैं, तुम लोगों के लिए पूरा लिख देते हैं। इंसान में 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ऑलरेडी टिश्यू में हमने पढ़ा रखा है क्या डिफरेंस होता है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और तीसरा बोलो, तीसरा कौन सा, हेलिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज, अब सुनो, बोन इंसान में 2 तरह का होता है, मेम्ब्रेनियस बोन, ये बात आपके बुक में नहीं है, यू मस्ट नो, कॉन्ड्रल बोन, ये मेनली 2 होता है, और भी होते हैं, पिसिफॉर्म बोन भी होता है, चलो छोड़ो बस यही दोनों पे कुछ नहीं होता, 2 तरह का होता है, कॉन्ड्रल बोन एंड मेम्ब्रेनियस बोन। ज्यादा कॉमन कौन सा बोन है हमारे में, मोर कॉमन इज कॉन्ड्रल बोन, ज्यादातर मोर न्यूमरस, क्या होता है अभी बताएंगे, लिखिए। अब टोटल नंबर ऑफ बोन हमारे बॉडी में कितना है, 200 एडल्ट फॉर्म, एडल्ट कंडीशन में, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ बर्थ अराउंड 300, एट द टाइम ऑफ बर्थ नंबर ऑफ बोन इज अराउंड 300 एंड as age one ages at adult stage 14 to 15 years there is only 206 bones. So at birth in adult number of bones around 300 or around 206, ये ध्यान रखना है, अराउंड 206। अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं किसकी, बर्थ के टाइम पे कितना बोन हमारे बॉडी में और एडल्ट स्टेज में कितना बोन, अराउंड 300 बर्थ के टाइम पे और अराउंड 206 एडल्ट, इन एडल्टहुड में कितना 300, 206 और बर्थ के टाइम पे 300, यहां तक कोई दिक्कत। अब बोन और कार्टिलेज में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो सेल्स का और मैट्रिक्स का, याद करो हमने सब टिश्यू में बता रखा है। बोन में कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्सी फ्लोरोएपेटाइट, और कौन सा प्रोटीन ओसिन, और कौन सा फाइबर कोलाजन फाइबर। कार्टिलेज में क्या होता है, कौन सा प्रोटीन कॉन्ड्रिन, कौन सा सल्ट कॉन्ड्रिटिन सल्फेट, और कॉन्ड्रिटिन सल्फेट, और सेल्स कौन सा कार्टिलेज में, तो कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोक्लास्ट, और बोन में ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोक्लास्ट। अब देखो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मोर प्लायबल, ये भी बता रखे हैं, प्लायबल का मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ कॉन्ड्रिटिन प्रोटीन एंड कॉन्ड्रिटिन सल्फेट। लेकिन मैट्रिक्स ऑफ बोन इज लेस प्लायबल, क्यों, बिकॉज ऑफ कोलाजन फाइबर एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। बोन में स्ट्रेंथ का मेन रीजन क्या है, कोलाजन फाइबर या कैल्शियम सॉल्ट या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ। याद करो, ये मेरा बोन है, इसी बोन से एक मुक्का लगे, मैं अपने कान से तुमको, हाथी की जैसा मेरा कान, ऐसे मारो कान से एक थप्पड़, उससे ज्यादा चोट लगेगा, मान लो हाथी की जैसा मेरा कान, इमेजिन करो, और ऐसे घुमा के मारता हूँ, और इसमें है इलास्टिक कार्टिलेज, तो इससे ज्यादा चोट लगेगा, तब बोन से मारो एकदम एक मुक्का धाम। तो बोन में स्ट्रेंथ कौन देता है, तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, बता चुके हैं पहले भी, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कोलाजन फाइबर प्लस कैल्शियम सॉल्ट्स। कार्टिलेज में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि एक साथ कोलाजन फाइबर प्लस कैल्शियम, ये बात हमने बता रखा है सब 11th में, याद कीजिए, लेकिन ये मैं रिकैप करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड बात लिखा है। तो बोन में स्ट्रेंथ मेनली कौन देता है बोलो, कैल्शियम साल्ट या कोलाजन फाइबर या दोनों, दोनों। और कोई भी ऐसा कार्टिलेज का एक नाम बताओ जिसमें कैल्शियम साल्ट भी और कोलाजन फाइबर भी। हियालिन कार्टिलेज में थोड़ा बहुत कोलाजन फाइबर होता है, कैल्शियम होता ही नहीं है। इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर होता है, नो कैल्शियम। कोलाजन कार्टिलेज में कौन से, व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज में कौन सा होता है, सिर्फ कोलाजन फाइबर, नो कैल्शियम। कैल्सिफाइड कार्टिलेज में कैल्शियम होता है बट नो फाइबर, इसीलिए कार्टिलेज कहीं भी उतना मजबूत नहीं हो पाता जितना बोन होता है। तो बोन में स्ट्रेंथ और रिजिडिटी कौन देता है, मेनली स्ट्रेंथ इज गिवन बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन। और ये एनसीईआरटी क्लास 11th में टिश्यू वाले चैप्टर में दिया हुआ है, टिश्यू वाले चैप्टर में
दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना, इसीलिए मैं इस पे ये दे रहा हूं। देखो क्या लिख रहा है, अनफ्यू कार्टिलेज, the system has a significant role in movement shown by the body. Imagine achieving a foot without jawbone and walking around without the limb bone. Bone and cartilage are specialized characteristics. The former has a very hard matrix from bone due to calcium salt in it, and the latter has slightly pliable matrix due to the chondroitin cells. तो प्लाइबिलिटी का मेन रोल, प्लाइबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एंड नॉन प्लाइबिलिटी, ये सॉल्ट्स पे डिपेंड है या फाइबर पे? प्लाइबिलिटी किस पे डिपेंड है? देखो सुनो, दो चीज ये लिख लो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ बोन किस पे डिपेंड है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, लिखोगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, बोलो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, बोलो कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजन 5। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ किसका? कार्टिलेज। स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी स्ट्रेंथ नहीं, प्लाइबिलिटी ऑफ कार्टिलेज कितना बुरा था, किस पे डिपेंड है? सीधे क्वेश्चन आ सकता है, एकदम रत में कॉन्ड्रोइटिन, कॉन्ड्रोइटिन सेल। In human being, this system is made up of tooth and few cartilage. It is a group into two. अब ये मालूम है आप लोगों को, देखो अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है ना, मन नहीं कर रहा है, थक गया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्लास में कल या परसों, अगर कल मन किया तो कल, नहीं तो परसों, परसों मैं खाते कंप्लीट ही कर दूंगा, अब है नहीं कुछ बोन में, ठीक है ना। इतना समझाने के बाद अब दिमाग थक गया है मेरा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत थकाने वाला टॉपिक है ना, तो दिमाग थक गया है अपने। मैं परसों हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली परसों बुलाऊंगा, परसों आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। बोन से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बोन से टफ क्वेश्चन नहीं आते, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं बोन से। तो बोन से, क्योंकि देखो अभी पढ़ाऊंगा तो इफेक्टिवली मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, जो बात ये है, तो इसलिए मैं जितना देर तक मैं इफेक्टिवली पढ़ा सकता हूँ उतना ही देर तक मैं इफेक्टिवली, तो फिर वही मैं होगा, लिखता चला जाऊंगा, लिखता चला जाऊंगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है, आपको इसमें क्या क्या याद रखना है बोन में। चलो मैं करा दूंगा, ये मुश्किल से 1.5 घंटे का पूरा टॉपिक है, पूरा बोन 1.5 घंटे का, इससे ज़्यादा का नहीं, मैक्सिमम 1.30 मिनट या और एक आधा घंटे तक ज्वाइंट, आधा घंटे 2 घंटे का पूरा ज्वाइंट भी है, और ज्वाइंट से भी क्वेश्चन आता है, ज्वाइंट और डिसऑर्डर मिला के 2.5 घंटा, मैक्सिमम 2.5 घंटे का टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, 5 से 7:30 पौने 8 तक कंप्लीट, ठीक है ना। फिर उसमें ये होगा कि इफेक्टिवली पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब ये इफेक्टिवली नहीं, बोन में सिर्फ आपको बहुत ही आसान से चीजें आती हैं, नंबर ऑफ बोन्स, कौन बोन कहाँ पे होता है, यही सब आती है, बहुत पेयर्ड बोन कौन से हैं, अनपेयर्ड बोन कौन से हैं, फेशियल बोन कौन से हैं, क्रेनियल बोन कौन से हैं, क्रेनियल बोन में कौन सा पेयर्ड होता है, कौन सा अनपेयर्ड होता है, यही क्वेश्चन सब आते हैं।